तो भारतीय बाजारों में बढ़िया रफ्तार, करीब 150 अंकों की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 500 अंकों पर, निफ्टी बैंक 200 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खरीदारी है। डे हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स है और डे हाई के आसपास ही स्मॉल कैप इंडेक्स आपको दिखेगा। और एडवांस क्लाइन के लिहाज से देखेंगे तो आज हर एक गिरने वाले शेयरों के सामने करीब 4 से 5 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। 18 शेयर तेजी में और 481 शेयर गिरावट के साथ सोफार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ओवरऑल बेटर मूड माहौल के साथ मार्केट्स में अभी कामकाज होता हुआ दिख रहा है और अच्छे ब्रॉडर मार्केट्स, अच्छी ब्रेथ मार्केट में देखने को मिल रही है। की कंट्रीब्यूटर में भारतीय एयरटेल आपको दिखाई पड़ेगा सबसे ऊपर, आज नए ऑल टाइम हाइस पर है। मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ और देश की 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बनता हुआ दिखाई पड़ा। रिलायंस करीब 18 अंकों का कंट्रीब्यूशन, L&T, M&M करीब 11 से 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। एक्सिस बैंक, नेस्ले, टाइटन और अपोलो हॉस्पिटल, इनफैक्ट एक्सिस बैंक में फॉल अभी भी एक्सटेंड हुआ है, लेकिन नेस्ले, टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल सुबह से आज प्रेशर बना रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज IDBI कैपिटल से ब्रिजेश आयल मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। ब्रिजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा कि आज वापस मार्केट में मोमेंटम लौटा है, इसे नियर टर्म पुल बैक मान के चलें या 22,150 के आसपास का स्टॉप लेके लॉन्ग साइड पे अभी भी बने रह सकते हैं इसमें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। मुझे लगता है कि जो मार्केट में जो हालांकि जो करेक्शन आया था वो वॉर के चलते आया था। कहीं ना कहीं निफ्टी को 22,200 22,100 के करीब काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। निफ्टी में हमारा यही मानना था कि हो सकता था कि अगर ये फॉल नहीं आता तो हमें यही मान के चल रहे थे कि 23,000 के पास तो निफ्टी को जाना था। 22,800 के लेवल से काफी सारे कॉल राइटर्स थे जहां से निफ्टी नीचे आया। मुझे लगता है कि आज एक्सपायरी है और क्लोजिंग में शायद इसमें और एक 50 पॉइंट के मूव देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कैश में 22,350 के आसपास हमें निफ्टी देखने को मिलना चाहिए। अगर थोड़ा भी करेक्शन मिलता है, अभी यूरोप के मार्केट्स भी खुलेंगे, अगर थोड़ा सा भी डिक्लाइन मिलता है तो मुझे लगता है एक बार लॉन्ग ट्रेड की तरफ से हमें कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन में हमें ट्रेड लेना चाहिए। व्यू पॉजिटिव रहेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि 22,000 का जो लेवल है, जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो शायद इतना आसानी से टूटेगा। यहाँ पे फिर से बाइंग आएंगे, लेकिन हालांकि अभी फिलहाल रेंज में ही रहेगा ज्यादातर मार्केट ही। मुझे लगता है नेगेटिव बायस नहीं है, साइडवेज टू पॉजिटिव बायस, रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी मार्केट में। तो रेंज बाउंड एक्टिविटी मार्केट्स के अंदर बनी रहेगी। ब्रिजेश, निफ्टी बैंक पर व्यू, क्योंकि निफ्टी में आज सपोर्ट IT का भी है और बैंक्स का भी है। ज्यादा स्ट्रेंथ किस में आप देख रहे हो, निफ्टी में कि निफ्टी बैंक में? डेफिनेटली अभी आज एक्सपायरी है और वैसे देखा जाएगा तो ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम है, IT में मोमेंटम है, कहीं ना कहीं फार्मा में भी मोमेंटम है। तो डेफिनेटली निफ्टी लीड कर रहा है। मुझे लगता है निफ्टी ज्यादा प्रिसाइसली स्ट्रॉन्ग रहेगा। बैंक निफ्टी में हमें 48,000 के लेवल को काफी क्लोजली वॉच करना है। 48,000 पे काफी सारे राइटिंग्स है, कॉल राइटर्स है। और पिछली बार जब हम बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देखा था 48,000 के लेवल पे देखा था। तो अभी मेरा मानना है कि जब तक 48,000 नहीं क्लियर करता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। एक बार 48,000 के ऊपर काफी अच्छा क्लोज मिल जाता है तो मुझे लगता है फिर बैंक निफ्टी भी फेवर करना स्टार्ट कर सकता है। बट देन अगर दोनों में अगर मुझे चॉइस करना है तो मुझे लगता है अभी फिलहाल आज के दिन या आज और कल के दिन के हिसाब से अगर मुझे देखना है तो फिर मुझे निफ्टी में ज्यादा फोकस रहेगा। निफ्टी में ज्यादा फोकस रखिए और अच्छे अपमूव मार्केट्स के अंदर कैरी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और मिड कैप गेनर्स लूजर्स के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं किस तरह की स्थितियां वहां देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स जो कि डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, 1% के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। पहले मिड कैप के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डालें, इसमें आज IT का मेजर कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। IT से मास्टेक 11% ऊपर, एम्फेसिस करीब 3% की तेजी यहां पर है। परसिस्टेंट करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है और कोफोर्ज भी रफली 2% के आसपास की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आज जो अपमूव है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर खरीदारी है, PNB यहां पर एक अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी है और फेडरल बैंक भी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ वेदांता, JSPL, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, ये कुछ और ऐसे नाम हैं जहां पर आज मेटल स्पेस से अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। लाइकवाइज जो और बेटर मूव आप अगर देखेंगे तो आज मेटल के अलावा आज रियल स्टेट स्पेस में भी है। अरविंद स्मार्ट स्पेस 6% ऊपर, ब्रिगेड 3% ऊपर, प्रेस्टीज 3% ऊपर और सनटेक रियल्टी 3.5% के आसपास की तेजी यहां पर है। पावर स्पेस में आज बढ़िया रफ्तार है, टोरेंट पावर 5% ऊपर, टाटा पावर 440 पहुंच गया, 2% की तेजी यहाँ है। स्टर्लिंग विल्सन 4% ऊपर, जी पावर करीब 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है।
ग्रेफाइट इंडिया मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में इंडस टावर 5% ऊपर, वोखाट 5% ऊपर, संवर्धना मदरसन करीब 3.5% तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में स्टरलाइट टेक 5% नीचे, आईजीएल 4.5% नीचे, एबीबी और सुंदरम फाइनेंस करीब 2 से 2.5% की बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। ब्रिजेश, दो नाम इस लिस्ट में से, एक है टाटा पावर, यहां पर क्या करें, और दूसरा अच्छा मूव है संवर्धना मदरसन में, इनको आप कैसे रीड कर रहे हो? सुमित जी, टाटा पावर में डेफिनेटली मोमेंटम है। मुझे लगता है जो 440 का जो लेवल है, ये इजीली हम यहाँ पे 10-12 रुपए का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें काफी और सवेरे से अगर हम जब देखते जब निफ्टी नहीं चल रहा था, तो इसमें काफी सारे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। वॉल्यूम्स के बाद एक स्पाइक आया भी था, अभी साइड थोड़ा सा साइडवेज है टाटा पावर। तो मुझे लगता है मोमेंटम कल के दिन तक अगर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है एक 6-7 रुपए का तो डेफिनेटली एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एफओ का ट्रेड बन सकता है, किसी को अगर लॉन्ग करना है तो यहाँ पे 2 से 3 रुपए का रिस्क लेके हम 6-7 रुपए का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम टाटा पावर में ढूंढ सकते हैं। व्यू पॉजिटिव रहेगा। वही अगर हम मदरसन सुमी में मदरसन सुमी में अगर देखते हैं, तो फिर हालांकि ये मूव लाइक ट्यूसडे के दिन से स्टार्ट हुआ था, वहां से जो मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ, तो आज कहीं ना कहीं 129 हाफ के करीब जाके थोड़ा सा ये अटका है। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। इसका जो सपोर्ट है वो 127-126 के आसपास है, क्योंकि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। मुझे लगता है अगर 126 हाफ ये लेवल अगर आज के दिन में मिलता है, तो हम मुझे लगता है वापस हम री एंटर कर सकते हैं। इसमें जो व्यू है वो 133 से 135 का है। हालांकि ये वापस एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक ट्रेड करना चाहिए। सो 1-2-2.5 रुपए का अगर डिक्लाइन मिलता है, तो मैं फिर से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो संवर्धना मदरसन और टाटा पावर, इन दोनों पे आप राय सुन रहे थे। आपकी तरफ से ब्रिजेश, कोई स्टॉक्स इन पर आप बेट कर रहे हो? हाँ सुमित जी, आप ट्रेंड देख लीजिए। ट्रेंड काफी अच्छा आज मोमेंटम दे रहा है। कम से कम 10-12 दिन का जो रेंज है, वो रेंज को आज ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और हालांकि 4% ऑलरेडी अप है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें और एक जो 4% का एक मूव आया है ऑलरेडी, और 5-6% का मूव हमें देखने को मिलना चाहिए। तो मुझे मेरा एक पिक जो रहेगा वो ट्रेंड के ऊपर रहेगा। अगर कोई इसको ट्रेड करता है, तो इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो है 3850 के आसपास उसका स्टॉप लॉस रहेगा, और 4400 के आसपास मैं इसको देखूंगा। और एक जो स्टॉक काफी ध्यान में है, वो है पूना वाला फिनकॉर्प। हालांकि लास्ट वीक से ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा था। रिसेंटली करेक्शंस देखने को मिले, और आज फिर से उसने वॉल्यूम के साथ चला है। जो 490 के स्टॉप लॉस से मुझे इसको लॉन्ग करना है, और करीब करीब 530 से 530 से 535 का एक 3-4 दिन के हिसाब से अगर हम पोजिशनल ट्रेड लेते हैं या ट्रेडिंग बेट करते हैं, तो मुझे पूना वाला फिनकॉर्प में बाई लगता है। तो पूना वाला फिनकॉर्प दूसरा नाम ट्रेंड के अलावा जिस पे आप लॉन्ग साइड पोजीशंस देख सकते हैं। एक और नंबर जो कल आने वाला है वो है हिंदुस्तान जिंक का। एक बार इस तरह नजर डाल लेते हैं किस तरह के नंबर्स का अनुमान है। वैसे तो नंबर्स में बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क की उम्मीद नहीं है, लेकिन स्ट्रीट एस्टिमेट करके चल रहा है कि शायद नंबर्स थोड़े से वीक साइड पर आएंगे। आप वाई बेसिस पे देखेंगे तो 851 करोड़ रुपए के आसपास से बिक्री गिरकर 800 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। मुनाफे फ्रंट पे करीब 190 करोड़ का नंबर रहेगा, जो कि 260 करोड़ रुपए के सामने गिरकर आने का अनुमान लगा रहा है बाजार। इसके अलावा एबिटा फ्रंट पे 426 करोड़ से गिरकर 360 करोड़ रुपए एबिटा, और मार्जिन भी 50% से गिरकर 45% के आसपास आएंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर्स थोड़े से वीक रहेंगे, लेकिन ये जो इनकी स्टैंड लोन अलग अलग सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, उसमें जिंक कारोबार बेटर करेगा, लेड कारोबार में थोड़ी सी बिकवाली, और सिल्वर थोड़ा सा बेटर वॉल्यूम वाइज एटलीस्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कमेंट्री वाला पार्ट क्रूशल रहेगा, कैसे कमेंट्री आती है कंपनी की वॉल्यूम्स को लेकर, मार्जिन्स को लेकर। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद बड़ा डिविडेंड या डिविडेंड का एक नंबर भी इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड को लेकर या रियलाइजेशन को लेकर कंपनी क्या कहती है वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। और सिल्वर के प्राइसेस का बढ़ना का कितना इम्पैक्ट Q4 में और Q1 में आएगा, ये एक पार्ट और है जिसको बाजार सुनना चाहेगा। लेकिन ओवरऑल नंबर वाई बेसिस पे वीक रहेंगे, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी नंबर्स फ्लैट साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को वगैरह को लेकर क्या डिटेल्स हैं, ये और नंबर्स के अंदर बाजार देखना चाहेगा। ब्रजेश, हिंदुस्तान जिंक कुछ कहना चाहोगे आप इस पे? सुमित जी, हालांकि लास्ट 10 दिन में काफी अच्छा मूव दे चुका है। मुझे नहीं लगता अभी इसको वापस फिर से चेस करना चाहिए। रिजल्ट के चलते रिस्क काफी ज्यादा है, 380 375 का रिस्क है वहां। वो स्टॉप लॉस लेना काफी मुश्किल हो जाएगा ये लेवल से। तो किसी का पोजीशन है तो पार्शियली, मैं तो बोलूंगा पार्शियली प्रॉफिट बुक करके पार्शियली आप होल्ड करें, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। बट इसमें नया ट्रेड नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से।
अच्छा, क्योंकि नंबर्स की बात हुई तो एक बार इन्फोसिस और देखिए, उसके भी नंबर्स आज आने वाले हैं और नंबर से पहले बहुत वॉलेटाइल है। पहले बिकवाली लगातार रही, फिर पुल बैक आया, फिर पुल बैक को सस्टेन नहीं कर पाया, हायर लेवल से बिकवाली आई। कैसे रीड कर रहे हो आप इन्फोसिस को? एक्चुअली से मुझे इन्फोसिस मुझे डिमांड के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है अगर 1400 का लेवल देखने को मिलता है रिजल्ट के चलते, तो मुझे लगता है किसी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से या तो मीडियम टर्म के हिसाब से भी अगर लेना है तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। 30-40 पॉइंट्स का रिस्क होगा 1400 के लेवल से, और ये काफी अच्छा बाउंस बैक दे सकते हैं। 1550 1550 के रेंज है, 1550 से 1600 का रेंज है, जो टेक्निकली इसमें मुझे लगता है कि बाउंस बैक आएगा। सो 1400 के आसपास मैं इसमें बाइंग लेना चाहूंगा। तो 1400 के अराउंड आप एक बार को लॉन्ग साइड पे इन्फोसिस को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बहुत अच्छी खासी बिकवाली हायर लेवल से इन्फोसिस में देखने को मिली है। लेकिन आज का जो मेजर एक्शन है वो टेलीकॉम स्पेस में है। टेलीकॉम शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आईएफएल फाइनेंस की एक टेलीकॉम सेक्टर पर रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के बाद पूरा मोमेंटम भारती एयरटेल, इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया सब में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यतिन हमारे साथ मौजूद भी है इस रिपोर्ट के साथ। तो यतिन, क्या डिटेल इस रिपोर्ट में? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको वोडाफोन आइडिया, भारती, इन सभी शेयरों में आज मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं कि इंडस टावर में खरीदारी की सलाह दी है आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने, और सबसे बड़ा टारगेट जो रिवीजन किया है वो भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में किया है। वोडाफोन पे अब 14 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इनका टारगेट है, और भारती एयरटेल में भी लगभग 100-150 रुपये से आईएफएल सिक्योरिटीज़ ने अपना टारगेट बढ़ाया है। और रीज़न काफ़ी सिंपल है। ये जो टारगेट बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि जो रिकॉर्ड लेवल्स पे भारती का शेयर आप देख रहे हैं, लगभग 7.5 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप का, वो ये अज्यूम कर रहा है कि आगे जाके अगर एजीआर ड्यूज पे रिलीफ मिली तो भारती एयरटेल की लायबिलिटी आधी होती हुई नजर पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो टैरिफ हाइक है, अगले 3 साल में 2 बार टैरिफ हाइक होती हुई नजर पड़ सकती है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है कि जियो टेलीकॉम का भी यहाँ आईपीओ आ सकता है अगले 1-2 क्वार्टर्स में, जिसके कारण ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर के वैल्यूएशंस में भी इंप्रूवमेंट आएगा। और भारती इंडिया एबिटा की बात करें तो लगभग 20% की ग्रोथ यहाँ आती हुई नजर पड़ सकती है। तो इसीलिए भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, इन सभी शेयर में आज आप मोमेंटम देख रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है पूरे टेलीकॉम पैक में। ब्रजेश, भारती एयरटेल या इंडस टावर, क्या करें इनमें? लगता है ब्रजेश से संपर्क टूट गया है। ब्रजेश, आप सुन पा रहे हो? तो भारती एयरटेल, इंडस टावर, क्या कुछ कहना चाहोगे आप इस पे? हाँ सुमित जी, मुझे लगता है भारती एयरटेल में मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। हालांकि आज डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ चला है, तो ये 1300 के तक का तो मुझे लगता है यहाँ पे पोजीशन बन सकता है। 1300 में मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा भी करेक्शन मिलता है तो भारती अगला 3-4 दिन तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है, तो मैं इसमें बाइंग की सलाह दूंगा। चलिए, तो जो आपको राय दी गई है भारती एयरटेल पे, करीब 1277-1278 के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है। एक अच्छा मूव मार्केट्स में आज दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आज टेलीकॉम स्पेस पे ही एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है वोडाफोन पर, उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में बढ़िया रफ्तार बनी हुई है, लेकिन आज अच्छी रफ्तार देखने को मिली टेलीकॉम स्पेस में, और उसमें भी वोडाफोन आइडिया, जिसका 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आज से खुला है। एंकर निवेशकों से करीब 5,000 करोड़ रुपए पहले ही जुटा लिए गए हैं। आरपू, टैरिफ और सरकारी सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी यतिन मोहता ने। आपको वो सुनवाते हैं। आपका आरपू करीब 145 रुपीज़ है जो लास्ट रिपोर्टेड है अप्रॉक्सीमेटली। इंडस्ट्री की बातें हैं कि 250-300 रुपये रियलिस्टिक चीज़ें होनी चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैं आया था तब आपने कहा था कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो कैपिटल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही हैं ये आरपू लेवल पे। तो क्या आपको लगता है कि जो टैरिफ हाइक है ये एक पॉसिबिलिटी है आने वाले क्वार्टर्स में, और कितना आपको लगता है कि आरपू और टैरिफ हाइक आगे जाके पॉसिबल है इंडस्ट्री के लिए? सो देखिए, दो तो हैं कि हमारा इंडिया में आरपू है, दुनिया में जो मेजर इकोनॉमीज हैं उसमें बहुत कम है, तो एक तो वो फैक्टर है कि आरपू बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा, आपने जैसे कहा कि
कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर नहीं हो रही, और उसमें थोड़ा मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये 1-2 साल की बात नहीं है, 6-7 साल से चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकवर नहीं हो रही। जब खाली 4G का इन्वेस्टमेंट था तब नहीं हो रही थी, अभी 5G का इन्वेस्टमेंट हो गया है, उसमें मोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो और ख़राब सिचुएशन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस करेक्शन होना कि एटलीस्ट इंडस्ट्रीज हेल्दी लेवल पे पहुंचे वो जरूरी है, बट खाली एक आरपू इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज से खाली नहीं होगा। और वो थोड़ा मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे आज की तारीख में 42% जो कस्टमर्स हैं वो 2G हैं, उसमें वो भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास 4G डिवाइसेस हैं बट जो 4G यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज वो किसी और सिम पे वो 4G यूज़ करते हैं। तो ये जो 42% है इनको अपग्रेड करने की भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी, और वो अपग्रेडेशन से भी आरपू इम्प्रूव होगा। सो एक वो सोर्स है। तीसरा आप देखेंगे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, आज आप देख लीजिए जितने भी OTT प्लेयर्स हैं, धीरे धीरे सब कुछ जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन रीच है सबसे ज़्यादा टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू हो सकती है। तो सब वहाँ पार्टनरशिप हो रही है, कंटेंट सेल हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, वो भी एक फैक्टर है जिससे आरपू इंक्रीज होगा। तो आरपू इंक्रीज के कई सारे फैक्टर्स हैं, और एक आरपू के अलावा हमारा एंटरप्राइज बिजनेस जो है, जो बिजनेस सर्विसेज है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है जहाँ पे हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, खासकर IoT में, ऑटोमोटिव IoT में हम लोग काफ़ी डोमिनेंट मार्केट लीडर हैं। तो ये भी एक एरिया एंटरप्राइज बिजनेस, कंज्यूमर में तो सबका ध्यान रहता है, एंटरप्राइज बिजनेस में भी हम लोग काफ़ी ग्रो करेंगे। सर एक आखिरी सवाल गवर्नमेंट साइड से, टेलीकॉम मिनिस्टर काफी वोकल रहे हैं AGR को लेके और टेलीकॉम इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेके। मुझे लगता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ भी उन्होंने बातचीत भी की है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेके। आपने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में AGR ड्यूज को लेके। एक पर्टिकुलर लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट पे AGR की पड़ी हुई है जो सरकार की है। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा इस फंड रेज को लेके, इस AGR ड्यूज को लेके? क्या वो कन्वर्ट करेंगे इक्विटी से? आपका क्या सेंस है किस तरीके से गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेलीकॉम इंडस्ट्री खास करके वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट कर रही है? सो देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ये तो बहुत क्लियर है, बिकॉज जो रिफॉर्म्स पैकेज आया उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता जी। और आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने समय समय पर स्टेटमेंट्स भी दिए, और खासकर कल ही मैं देख रहा था कि हमारे मिनिस्टर साहब ने और फाइनेंस सेक्रेटरी, उन दोनों ने स्टेटमेंट दिया है कि उनको चाहिए कि टेलीकॉम में अच्छा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए फॉर द गुड ऑफ द इंडस्ट्री। सो वो तो हो ही रहा है, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट हमारे लिए हमेशा रहेगा, ये तो दिख रहा है। एंड इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट आपके मेगा FPO प्लान्स के लिए, और हम चाहते हैं कि अच्छा सब्सक्रिप्शन लेवल आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वोडाफोन आइडिया के CEO को लेकर वोडाफोन आइडिया डे हाई के आसपास। 4% तेजी आज से FPO खुला है, और उस पर कंपनी की विस्तार योजनाओं पर और डिटेल्स पर यतिन के साथ वो बातचीत कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, और देश चुनावी खुमार में डूब चुका है, और इसी रंग में CNBC आवाज़ भी सराबोर है। CNBC आवाज़ की हमेशा से कोशिश रही है कि देश में कोई भी रंग चढ़ा हो आपको हर कीमत पर फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो कल चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है, तो उससे ठीक पहले कौन कौन से ऐसे इलेक्शन स्टॉक्स जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे, तो वो भी देख लीजिए। के हिसाब से मेरा ये मानना है कि चाहे आप 100 डेज का डेवलपमेंट प्लान बनाएं, चाहे आप 365 डेज का डेवलपमेंट प्लान बनाएं, लेकिन कोई भी प्लान में एक चीज जरूर होने वाली है, इंफ्रा का मेंशन होने वाला है। एंड इंफ्रा की बात करें बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इंफ्रा का नाम जब आता है तो L&T से आगे कुछ नहीं दिखता, तो इसलिए मैंने L&T चूज करा है एज माई इलेक्शन पिक। एंड इलेक्शन पिक में L&T को मैं देना चाहूंगी। कैश लेवल के हिसाब से ये चार्ट जो है वो इतना ज्यादा तेज भाग रहा था वैसे भी कि अपॉर्चुनिटी देना मुश्किल कर रहा था फ्रेश एंट्री के लिए। तो अभी थोड़ा बहुत गिरा है ये ओवरऑल मार्केट के सीन में, तो एक अच्छी एंट्री बननी चाहिए करीब 3500 के आसपास। अगर आपको आने वाले दिनों में कहीं भी 3500 के करीब समवेयर अराउंड 3500 एंट्री मिल जाए तो लेना चाहिए इसको, और 3400 का क्लोजिंग बेसिस पे ऐसे लगाना चाहिए। एंड ऊपर वाली साइड पे टारगेट होगा 3800, 3900 एंड 4000, और टाइम फ्रेम होगा इसके लिए करीब 3 महीने का।
मुझे लगता है कि यही 2-3 बड़ी थीम्स है ये इलेक्शन को लेकर, और उसमें डिफेंस और वाटरवेज डेवलपमेंट ये भी एक बहुत बड़ा थीम प्ले आउट होगा। और उसमें मैज़गांव डॉक को जिस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं डिफेंस से, जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि ये स्टॉक लिया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 2600। तो लार्सन एंड टूब्रो और मज़गांव डॉक, इन स्टॉक्स के ऊपर आप अदरवाइज फोकस कर सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेते हैं। इस हफ्ते मुकाबला करने के लिए हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री हैं, इंजन 1 के ओशो कृष्णन हैं और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले हैं। किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही हैं, उन पर नज़र डाल लेते हैं। तीनों ही खिलाड़ियों का जो पार्टिसिपेशन रहा है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सो फार अरुण जी ने एक प्रेस्टीज एस्टेट पे कॉल अपनी बाय साइड पर इनिशिएट की हुई है। 1298 रुपये के टारगेट्स के लिए करीब 1202 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिटर्न है उसके लिहाज से अरुण लीड कर रहे हैं 5.5% पॉजिटिव रिटर्न के साथ। ओशो करीब 2% में पॉजिटिव रिटर्न और अमोल का करीब 1.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज हम बातचीत करेंगे नो योर कंपनी में टीम लीज डिजिटल की CEO नीति शर्मा और टीम लीज एडटेक के CEO शांतनु रूस से। एक छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।